बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर की आवाज़ के साथ ज़मीर आफाकी हाज़िर है आपके आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज़मीर की आवाज़ में हमेशा हमने उन इश्यूज़ के ऊपर बात की है जो हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ख़वातीन से लेकर तमाम तबकात तक। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर मर्तबा ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ करें जो इंसानियत की खिदमत के हवाले से जिनका एक बड़ा नाम है। तो हमारे साथ आज जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है यहाँ स्टूडियो में, वो एक इंसानी खिदमत के हवाले से उनका एक बड़ा नाम तो है ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनके बारे में मतलब जितना भी उनका मतलब ज़िक्र किया जाए कम है कि वो उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के हवाले से उनकी कोशिशें पिछले 10 से 15 साल से जारी हैं और अब तक हज़ारों बच्चे सेहतियाब होकर जा चुके हैं। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें आपकी मेडिकल साइंस, आपकी मेडिकल हिस्ट्री में डॉक्टर, हॉस्पिटल, सरकारी जो जवाब दे देते हैं कि जी इनको ले जाएं और घर में जाकर आप इसके लिए दुआ करें। तो ये दुआ भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। मेरा मतलब है कि ब्लड कैंसर एक ऐसा मुज़ी मर्ज़ है जिसका शिकार बहुत कम लोग जो है ना वो उससे सेहतमंद होते हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी अपनी एक रिसर्च इतनी ज़्यादा है कि इनके बहुत सारे मकालाजात बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारे जर्नल्स में शाया होते रहते हैं और बाकमाल आदमी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आपने ये सफ़र कब और क्यों शुरू किया और आप जो है वो किस तरह से इस तरफ आए। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा अपने हवाले से ज़रा थोड़ा सा डिस्कशन मतलब कीजिए और बताइए हमारे नाज़रीन को, ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको हम कुछ टिप भी देंगे आपके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ग़ुलाम यासीन हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब कि आज आपने आवाम से कुछ बातें करने का मौका दिया। बुनियादी तौर पर मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और जब से मैंने होम्योपैथी की और पढ़ी तो मैंने होम्योपैथी को इतना गहरा पाया कि मैं हमेशा ये सोचता था कि होम्योपैथी जितनी कमाल है तो इसमें उतना कमाल भी हासिल किया जाए। और मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो कहा करते थे कस्बे कमाल कुम ताकि अज़ीज़ शवी, कि जो भी काम करो इतना कमाल करो कि लोग उस काम के हवाले से आपसे मोहब्बत करें। तो ज़िंदगी में जैसे जैसे प्रैक्टिस में आया बहुत मुश्किल केस आते चले गए और ख़ास तौर पर वो केस जो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स से फ़ारिग हो जाते थे और उनके लिए कहा जाता था कि अब इनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है और इनके लिए सिर्फ दुआ की जा सकती है। वहाँ पे तमाम मकातब तिब जो हैं वो आके तो हेल्पलेस हो जाते थे। तो मैं वहाँ पे सोचा करता था कि ये कैसे हो सकता है, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि लिकुल्लि दाइन दवा, हर बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने उतारा है। जैसे ही उसने इंसान को इस कायनात में उतारा तो उसकी दवा और उसके लिए शिफा भी उतारी। तो मैं मेहनत करता चला गया और अल्लाह ताला ने मुझे वो दस्ते शिफा दिया कि मैं मेहनत करता चला गया और जिन लोगों को मैं दवा देता था उनको अल्लाह ताला शिफा देता गया। तकरीबन 2008 और 2007 से मैं ब्लड कैंसर की तरफ और ब्लड के मुख्तलिफ़ डिजीज़ की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान हुआ, जिसमें मैं स्टडी करता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2007-8 से लेके आज तक 10-12 सालों में हमने इतने केसेस ये देखे और ख़ास तौर पर वो केसेस जो ब्लड कैंसर के हैं। यहाँ मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज़ कर दूँ, दुनिया में इस वक्त बहुत सारे इदारे हैं जो ब्लड कैंसर पे और ब्लड के मुख्तलिफ़ इदारों पे काम कर रहे हैं और वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो ब्लड लगाते हैं इन बच्चों को और ख़ास तौर पर थैलेसीमिया के बच्चों में और हीमोफीलिया के बच्चों में। जहाँ इसमें यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा कि एक तो ये हमारे यहाँ जितने ये थैलेसीमिया के जितने ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं या ये जो इदारे हैं बेशुमार जो खून के इंतकाल के ऊपर जिन्होंने बच्चों यानी कि उनमें 1, 2, 3, 4 बोतलें लगती हैं वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन आपके हवाले से हमें जो पता चला है, जो मेरी स्टडी है वो ये है कि जी आप उनका वो जो खून का दुरानी है एक तो उसको कम होता है आपके इलाज से और वो जल्द सेहतयाब होते हैं और एक वक्त आता है कि वो खून जो है लगना बंद भी हो जाता है। जी ज़मीर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही थैलेसीमिया डायग्नोज होता है तो उसमें ये पहले दिन बच्चे के माँ बाप को कह दिया जाता है कि अब इसकी लाइफ 12 से 13 साल ज़्यादा होगी और इसको रेगुलर जो है वो ब्लड लगता रहेगा और कुछ बच्चों को वीकली लगता है, कुछ बच्चों को
فورٹ نائٹلی لگتا ہے 15 دن بعد، اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو ہفتے میں بھی 2 دفعہ لگتا ہے اور مہینے میں 4 دفعہ یا مہینے میں 2 دفعہ لگتا ہے۔ یہ بعض بچے ایسے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہے تو مہینے بعد بھی لگتا ہے۔ ہمارے پاس جب یہ بچے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جب ان کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو افیکٹ آتا ہے ان بچوں کے اوپر کہ جیسے جیسے ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ہوتی ہیں تو بچے کے اندر فیریٹن لیول ان کا انکریز ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ جو سیل ٹوٹتے ہیں مر جاتے ہیں وہ تلی میں جا کے ڈپازٹ ہوتے ہیں۔ کتنی ریشو رہی ہے آپ کے اس میں جو آپ کے پاس جتنے پیشنٹس آئے ہیں؟ یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ آپ ایک فری کیمپ بھی لگاتے ہیں ہر ماہ، اور اس میں کوئی 1000 سے زیادہ بچے رجسٹرڈ ہیں اور پورے پاکستان سے وہ لوگ آ رہے ہیں، تو ان کے ریکور ہونے کی، کیور ہونے کی جو ہے مطلب ریشو کیا رہے گی؟ اس وقت تک جو ہماری الحمدللہ نامساعد حالات کے باوجود جو ہماری کیور ریشو ہے وہ 60-65% ہے۔ جو بچے جتنی چھوٹی عمر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ اتنے جلدی بہتر ہو جاتے ہیں، جتنی ملٹیپل ٹرانسفیوژنز کے بعد بچے آتے ہیں اتنا ہی ہمیں مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی تلی بڑی ہوتی ہے، جگر بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر فیریٹن لیول کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مقدار بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فیریٹن لیول کی مقدار کو کم کرنا ہے، کیونکہ جتنی ملٹیپل ٹرانسفیوژن ہوتی ہیں یہ بڑھتا جاتا ہے اور یہی جا کے سب سے پہلے تلی کو ڈسٹرب کرتا ہے، پھر لیور کو ڈسٹرب کرتا ہے، پھر ہارٹ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ موت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں تو ان کا فیریٹن لیول کچھ لوگوں کا 3000 4000۔ آپ کے پاس کون سا مطلب کس طرح سے آپ ٹیسٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو آلریڈی ہمارے پاس آپ یوں کہہ لیں کہ ہماری ابھی تک ایک بدقسمتی کہہ لیں یا حالات کے آپ کہہ لیں گردش ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیب تو ابھی تک نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی بچے آتے ہیں وہ ڈائگنوزڈ آتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس لیب اپنی ہو جائے اور ہم ہر مہینے ٹیسٹ کر کے بچے کا دیکھیں تو اس سے ہماری یہ جو 65% اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں، ہمارے ساتھ کچھ دوست ہیں جو ڈونیشن دیتے ہیں، ہم بہت زیادہ ڈونیشن کے لیے جو ہے نا وہ تگودو نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم قانونی ممانعت بھی ہے کوئی یا ویسی کوئی نہیں؟ عام طور پر میں گزارش کروں کہ جتنے بھی رجسٹریشن ہے، رینیولز ہیں، اور ہمارے جو ٹیکس ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے، قانونی طور پر ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ چلتا ہے کہ جو لوگ انسٹیٹیوشن ایسے بنائے ہوئے ہیں جو بلڈ لگاتے ہیں، لوگ اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے میڈیا میں اتنا زیادہ نہیں دیا، ہم نے فوکس کیا کہ ہم پہلے بچوں کی زندگی کو بچائیں، اس کے بعد ہم میڈیا پہ جو ہے نا وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کچھ ایسے دوست ہیں جو ڈونیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم ان بچوں کے منتھلی ٹیسٹ بھی کر سکیں، اور ان ٹیسٹ کے ساتھ ہماری جو پروگریس ہے وہ مزید بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ تو ہمارے یہ بچے کیونکہ لو سوشل اکنامیکل بیچارے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ فریکوینٹلی ٹیسٹ کروا بھی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ ادارے ہیں جو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے تھیلیسیمیا کے، تو وہ ہمارے ہاں ایک پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا منطق ہے کہ ایک بچے کے یا ایک مریض کے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ کی رپورٹ اس کو نہیں دی جاتی، وہ خود ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ اس کی ہیلپ کے لیے اگر آپ چاہیں کہ زندگی اس کی زیادہ مزید بہتر ہو جائے تو آپ اس کو اگر رپورٹ کی کاپی دیں۔ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے کہ یہ بیماری جو ہے تھیلیسیمیا، اس سے جڑی ہوئی جو دیگر بیماریاں 15-16 آپ بتاتے ہیں، ان کے پھیلاؤ کی وجوہات کیا ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک چیز بڑی حیرت انگیز ہے آپ کے توسط سے میں عوام کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام روٹین میں بات کی جاتی ہے کہ یہ کزن میرجز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے پاس درجنوں فیملیز ایسی آتی ہیں جن بیچاروں کے ایک دوسرے کے خاندان کو کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں شادی ہونی ہے، وہ کہیں کے ہیں، وہ لڑکی کہیں کی ہے، لیکن جب وہ صرف اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ دونوں، اگر تھیلیسیمیا کی بات ہم کریں تو دونوں ماں اور باپ کو کیریئر نہیں ہونا چاہیے، ان کے ٹیسٹ لازمی کرنے چاہیے۔ اور میں بلکہ عوام کو آپ کے والے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے حکومت تو جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار عوام کا یہ ہے کہ وہ جب شادی بچوں کی کریں تو وہ دونوں کو کیریئر کے ٹیسٹ کروا لیں۔ بلکہ یہ کئی ممالک میں ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، بس بہت سارے ممالک میں یہ ہے کہ شادی سے پہلے وہ اس کے بعد رابطہ
रब्ता टेस्ट करते हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है, मेरे ख्याल हुकूमत भी कर रही है इसके ऊपर। मेरे पिछले दिनों हुई थी हमारी डिस्कशन, जो मिनिस्टर ऑफ मतलब ये हेल्थ हैं, तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है इसके लिए कोई कानून साजी हो ही जाए। नहीं, कानून साजी तो ज़मीर साहब मौजूद है। अच्छा। कानून मौजूद है कि थैलेसीमिया के बचाव के लिए जब भी किसी के बच्चे की शादी हो, बच्चे की शादी हो, तो उन दोनों को टेस्ट लाजमी है। लेकिन बदकिस्मती से आप कह लें कि हमारे यहाँ क्योंकि कानून का इतना अमल दरामद नहीं है, या लोग भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, कानून का लोगों को भी एहतराम करना चाहिए। तो जिन मुल्कों ने शादी से पहले इस चीज़ को लाजमी कानून बना के तो उसको इम्प्लाई कर दिया है, तो वो लोग आज थैलेसीमिया फ्री हैं। आप अपने मुल्क, जब हम बात करते हैं तो अपने पड़ोसी मुल्कों की करते हैं, तो आप ईरान को देख लें कि ईरान इस वक्त बिल्कुल नील है थैलेसीमिया के वाले से। अच्छा। तो उन्होंने कानून को बनाया, उस पर अमल भी किया, उसके ऊपर। बस बात वही है कि कानून तो हमारे पास बने हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा इसके ऊपर मतलब जो है ना, हमें ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, आवाज़ भी उठानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि अब हम मतलब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी रोकथाम के लिए, बचाव के लिए हम पब्लिक को क्या मैसेज दें कि भाई वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिससे वो अख्तियार करते हुए इस बीमारी से बच सकते हैं? देखिए ज़मीर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन बच्चों की आप शादी कर रहे हैं और जिन फैमिलीज़ में ये चला आ रहा है, उनके लिए तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए 99.9% कि वो बग़ैर टेस्ट के कभी भी शादी ना करें। और जो माँ बाप इससे सफ़र कर चुके हैं, शादियाँ उनकी हो गई हैं, तो वो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज कर रहे हैं होम्योपैथी से। और हमने ये तजर्बा किया है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पहले से प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद हमने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई हैं, तो वो बच्चे जो डिलीवर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ रहे हैं। तो वो माँ बाप जिनके थैलेसीमिया के बच्चे पहले डिलीवर हो चुके हैं, तो वो अगर हमसे इलाज करवाएं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सेफ़ हो जाएंगे। आपके कैंप में कितने, जो फ्री कैंप लगता है, इस वक्त कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? हमारे पास तकरीबन 1070 के करीब इस वक्त टोटल हमारी जो कैपेसिटी है। मुश्किलात सबसे पहले ये है कि हम टेस्ट नहीं कर पाते, हमारे पास कोई प्रीमिसेस नहीं है कि जहां हम बैठ के सुकून से काम कर लें। हमारे यहाँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे होते हैं तो उनकी माएँ भी साथ आती हैं, तो हमारे पास वहाँ कोई बाथरूम नहीं है, कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वो बेचारे सारा दिन, क्योंकि हमारे पास उन्होंने बैठना होता है। कि अगर आपके पास ये मुतल्लिका सहूलतें हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, ज़्यादा लोगों को आप उनके मुफ्त इलाज की सहूलत दे सकते हैं। और उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि ऐसे लोग जो हैं वो शामिल होना चाहिए उनको, जो मुखय्यर रात हों, वो आपके साथ भी तावन करें और इंसानी जान को बचाने के लिए आगे। जी, आपकी बात बहुत अच्छी है। इस दफ़ा हमने कुछ पेशेंट्स को कॉल्स की, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा था और हमने लोगों को 1 बाय 1 करके मेडिसिन दी। तो हमने बहुत सारे लोगों को कॉल की कि अब हमारा प्रॉपर कैंप लग रहा है तो आप दोबारा से आएँ। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि डॉक्टर साहब हम इतनी दूर से आते हैं तो हम सारा दिन बैठना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सफ़र की जो सोहबत है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक बंदा सक्खर से चला है तो उसको 1.5 दिन चाहिए यहाँ पहुँचने के लिए, फिर वो सारा दिन यहाँ बैठता है। ट्रेन उसकी जाती है शाम को 4 बजे, अगर हमारे पास उसकी 4 बजे तक टर्न नहीं आई, उसका टोकन नंबर नहीं आया, तो फिर उसको अगले दिन 4 बजे वापस जाना पड़ता है, तो फिर 1.5 दिन, तो उसके तकरीबन 5-6 दिन लग जाते हैं। अब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माँ है, साथ कोई एक बंदा आ जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर हमारे पास कोई प्रेमिसेस हो तो हम इन लोगों को 24 आवर अगर सर्विसेज दे सकें। टेली मेडिसिन यानी जो एक मतलब तरीक़ाकार है कि आप से फ़ोन के ज़रिए उनको सजेस्ट नहीं कर सकते, या उनको अपेयर होना ज़रूरी होता है? देखिए इसमें सब, क्योंकि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें इनके मंथली बेसिस पे स्प्लीन चेक करनी होती है, लीवर का साइज़ देखना होता है, उनका कलर देखना होता है, और उनको जो करंटली जिस तरह अब ये वबा आई है या मुख्तलिफ जो वायरस चल रहे होते हैं, उनके लिए हवाले से हम उनके देखना होता है कि सीजनल चेंजेस की वजह से इसको कितना अफेक्ट आ रहा होता है। तो अगर ज़्यादा देर बच्चा हमसे दूर रहे और हम उसको चेक ना कर सकें तो फिर हमारी वो मेडिसिन में इफेक्ट में वो प्रॉपर नहीं रहता, क्योंकि होम्योपैथी एलोपैथी की तरह नहीं है कि इसकी पेट को मेडिसिन है कि वही चलनी है। हमारी एक सिम्टम पे बाद को दवाई चेंज हो जाती है, और क्योंकि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं तो हम इनको ज़्यादा अरसा तक कोई दवाई भी नहीं दे सकते कि मुबादा कि वो दवाई उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो फिर वो बेचारे ज़िंदगी उनकी जिस तरह। डॉक्टर साहब, ये जो इशू हैं हमारे हेल्थ के खुसूसन पूरे मुल्क में, जी बहुत सारी बीमारियाँ, हम बल्कि तकरीबन कह लें कि हम बीमारियों का शिकार हैं, हर आदमी किसी न किसी बीमारी का शिकार है। इनके लिए जो आपकी कोशिशें हैं, और ये ऐसा इशू है कि मैं चाहूँगा कि आपसे हम गाय बगाए मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर रहनुमाई भी लें
हम पब्लिक तक आपका पैगाम भी पहुँचाएँ, और जो आपके रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से भी हम किसी और लोगों को भी साथ बुलाएँ। और मतलब क्योंकि हमारा टाइम बड़ा मतलब इसमें थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आपकी जो गुफ्तगू है उससे मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को काफ़ी उससे फ़ायदा पहुंचा होगा और उनको सीखने के हवाले से भी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने मुखय्यर हज़रात को कि हमारे यहाँ बेशुमार लोग बहुत सारी चैरिटी करते हैं, बहुत सारे पैसे भी देते हैं, और हमें कहते हैं वो कि कहा ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने इंसानियत को बचाया, तो हमें इंसानियत को बचाने के लिए भी आगे रहना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे बेशुमार लोग हैं जो इंसानियत की बका के लिए उसको आगे यानी उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो इन लोगों का साथ देना जो है ना मेरा आप सबका फ़र्ज़ बनता है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा अगले प्रोग्राम में मज़ीद किसी और इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके पास हाज़िर होंगे।